नमस्कार, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मंच पर मैं डॉक्टर शशांक मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की मेरी ऑनलाइन क्लास का विषय है लोकसभा के विधिक कार्य। हम जानते हैं कि लोकसभा जो है वो विधायी कार्यों को करती है, विधायिका के रूप में, एक लेजिस्लेचर के रूप में कार्य करती है, जो संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। संसद के 3 अंग होते हैं, पहला लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के संसद का गठन होता है। हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का विधायिका के अंतर्गत इन्फ्यूजन होता है, मिली हुई रहती है, जो कि सामूहिक रूप से अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और विधायिका के अंतर्गत उनकी अपनी जवाबदेही होती है। इस तरह के इन्फ्यूजन या इस तरह के एक मिक्स जिसमें कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिले हुए होते हैं, ऐसे सिस्टम को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। यह वस्तुतः अमेरिकी व्यवस्था के विपरीत एक व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का क्लियर कट डिवीजन होता है। वो आपस में किसी भी तरह से मिले हुए नहीं होते हैं। हालांकि चेक एंड बैलेंसेज और तमाम अन्य प्रकार की प्रणालियों के साथ एक दूसरे के ऊपर वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं, जो कि आवश्यक भी होता है। लेकिन भारतीय व्यवस्था एक संसदीय व्यवस्था है, जो कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के द्वारा लिया गया है, उसको अपनाया गया है और उस आधार पे हमारी मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका जो होती है या सरकार जिसको सामान्य अर्थों में बोला जाता है, उसके अंतर्गत एक सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी भावना होती है, जो कि संसद के पटल पे रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकसभा एक निम्न सदन है, इसको लोअर हाउस बोला जाता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व सिस्टम से प्रत्यक्ष रूप से यहाँ इसमें प्रतिनिधियों का यानी कि एमपीज का, सांसदों का जिसको आप कह सकते हैं, उनका चुनाव होता है और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसको निम्न सदन कहा जाता है, जबकि इसी के साथ जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन या अपर हाउस बोला जाता है। अपर हाउस बोलने का कारण ये रहा कि जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड लोग, जो विद्वत जन लोगों का या अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट लोगों का प्रतिनिधित्व या फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने की जो बात होती है, वो ये करते हैं। इस वजह से ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुन करके ये नहीं आए होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से ये विधानमंडलों के द्वारा, लोकसभा विभिन्न चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ये चुन करके आते हैं, यानी अप्रत्यक्ष इनका निर्वाचन होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्षतः नहीं चुने जाते हैं। और ऐसी प्रथा रही है कि इनको जो अपर हाउस ब्रिटेन में बोला जाता रहा, इसीलिए इसको उच्च सदन के रूप में हम जानते हैं। लोकसभा लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, ज़्यादा अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इनके प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। इस वजह से ये लोकतंत्र में या जनता के प्रति ये सीधे-सीधे इनकी जवाबदेही बनती है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए लोकसभा में लोकतंत्रात्मक पद्धति जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रूप से दिखाई देती है राज्यसभा के बनिस्बत। और इनका काम भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायन का है, जो एक सर्वोच्च संस्था के रूप में संसद के साथ, राज्यसभा के साथ लोकसभा जो है संसद में विधायन का सबसे सुप्रीम संस्था है, यानी कि कानून बनाने का एक सबसे बड़ी संस्था है, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को मिला करके कहते हैं, और राष्ट्रपति उसको एक मंजूरी देने का काम करता है। इस तरह से संसद के 3 अंग के रूप में होते हैं। लोकसभा में विधायन के कार्य राज्यसभा की ही तरह होते हैं। राज्यसभा के विधायन शक्तियों में और लोकसभा की विधायन शक्तियों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ज़्यादातर विधायन की शक्तियाँ लोकसभा में लोकसभा में चूंकि वो तटस्थ जनता के द्वारा आते हैं, लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व होता है उसमें सीधा,
इस वजह से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनके पास अथाह शक्तियाँ होती हैं, जबकि राज्यसभा उच्च सदन नाम से होने के बावजूद उनके पास शक्तियों का कम प्रतिनिधित्व होता है। मूलतः यह राज्यों का प्रतिनिधित्व जैसे अमेरिकन सिस्टम में होता है, वैसा ये प्रतिनिधित्व वो करते हैं और इस क्षेत्र में उनको कुछ विशेष शक्तियाँ राज्यसभा को मिली हुई होती हैं। तो लोकसभा एवं राज्यसभा में जो विधायन का कार्य है वो कई भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग है उसको हम एक साधारण विधायन या सामान्य विधेयक कह सकते हैं। विधेयक का आशय है कि जब कोई कानून अपने जो बनाने वाला है लोकसभा का या राज्यसभा का जो मेंबर है, जब कोई कानून बना रहा है वो प्रस्ताव देता है और वो लोकसभा या राज्यसभा के सदन के पटल पे प्रस्तुत किया जाता है, उसको बिल या विधेयक बोला जाता है। उसके विभिन्न चरणों के बाद जब राज्यसभा और लोकसभा उसको पास कर देते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा वो साइन कर दिया जाता है, अनुमोदित हो जाता है, तो उसे एक्ट के रूप में या अधिनियम के रूप में कहते हैं, जिसको हम सामान्यतः कानून कहते हैं कि ये कानून है। तो इस यानी कि विधेयक जो है वो अभी कानून के पहले का जो ड्राफ्ट होता है वो विधेयक कहलाता है। लोकसभा या राज्यसभा के विभिन्न चरणों में पास होते हुए राष्ट्रपति के पास करने के बाद, राष्ट्रपति के साइन के बाद जब इसका गजट कर दिया जाता है तब ये अधिनियम के रूप में एक शक्ल, कानून का शक्ल ये ले लेता है और पूरे भारत पे या अपने विभिन्न संदर्भों में ये लागू होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में एक सामान्य विधायन में दोनों को एक ही जैसी लगभग शक्तियां मिली हुई हैं। सामान्य विधायन में पहले उसका एक वर्गीकरण कर लेते हैं। एक सामान्य विधेयक होता है, दूसरा जो विधेयक होता है वो धन विधेयक या इस प्रकार के विधेयक होते हैं। तीसरा जो विधेयक है वो संशोधन, संविधान संशोधन के विधेयक होते हैं। विधेयकों के निर्माण के साथ-साथ इन कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ लोकसभा एवं राज्यसभा की कुछ अलग से भी कार्य होते हैं, जैसे कुछ न्यायिक कार्य होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में हो या फिर ये विभिन्न प्रकार के, जैसे लोकसभा का स्पीकर किसी को बुला सकता है अगर लोकसभा की अवमानना या सदन की अवमानना करने के, संसद की अवमानना के क्षेत्र में कोई न्यायिक कार्य करके किसी को कोई सजा दे सकता है, या फिर कार्यपालिका पे यानी सरकार पे नियंत्रण रखने का भी कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा के यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। इसके साथ साथ बजट पे भी नियंत्रण रखना और उसमें विभिन्न प्रकार के सवाल जवाब करना, ये भी एक कार्य होता है। यानी लोकसभा का और एवं राज्यसभा जो होती हैं दोनों ही सदन इन विधायी कार्यों के साथ साथ बहुत अन्य कार्य, ढेर सारे अन्य कार्यों को भी संपादित करती हैं। सामान्य सूचना से लेकर के जो शून्यकाल में किया जाए, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, और विभिन्न प्रकार के सरकार से जवाब मांगने को लेकर के लोकतंत्र का, वो एक सच्चे लोकतंत्र का एक प्रतिनिधित्व करती हैं। जनता की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर तय करती हैं। और इसी के साथ साथ कुछ न्यायपालिक कार्य, चाहे वो महाभियोग के संबंध में हो, चाहे संसद की अवमानना के संदर्भ में हो, ये भी संपादित किया जाता है। और इसके साथ साथ जो सामान्य विधायन है, जो मैंने अभी बताया कि एक साधारण विधेयक हो सकता है, धन या वित्त विधेयक से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, या फिर संविधान संशोधन से संबंधित कोई कार्य हो सकता है। इसमें संविधान संशोधन की जो चर्चा होगी और बजटीय प्रावधानों की जो कार्य होते हैं इसकी चर्चा हम अलग से, इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं उसमें किया करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे धन विधेयक, वित्त विधेयक के साथ एक साधारण विधेयक जो है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से इंट्रोड्यूस होते हैं संसद में और वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आगे चल के उनकी क्या क्या विधिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा इनको फाइनली पास किया जाता है। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है कि बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो साधारण बहुमत से ही पास कर दिए जाते हैं, यानी संसद में उपस्थित लोगों की संख्या क्या जो बहुमत होता है उसी से वो पास कर दिए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर साधारण विधेयक आ जाते हैं। लेकिन कुछ संविधान संशोधन विधेयक और कुछ अन्य ऐसे कानून होते हैं संविधान के अंदर प्रदत्त विशेष प्रावधान होते हैं जिनको बदलने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ साथ, मतलब उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये एक
विशेष कानून हो जाता है जिसके पास कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसद के सदस्यों को, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शामिल होते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। ज़्यादातर ये संविधान संशोधन के मामलों में इस प्रकार के नियम होते हैं। विधि निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो संसद के द्वारा संपादित की जाती हैं। ये संपूर्ण सबसे बड़ी, सबसे अ, अंतिम संस्था इसको माना जाता है विधि निर्माण के क्षेत्र में, कानून बनाने के क्षेत्र में। और ज़्यादातर कानून ऐसा भी होता है कि हमारे देश में ढेर सारे कानून हैं जो कि संसद के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत ही स्पेशल टाइप के कानून होते हैं, छोटे-छोटे कानून होते हैं, तो उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। संसद उन शक्तियों को, विधि बनाने की शक्तियों को, उन विभिन्न विभागों को, विभागाध्यक्षों को दे देती हैं और उसपे वो विभिन्न प्रकार की जो संविधान, वो कानून बनाने के जो निकाय होते हैं, वो उनको बनाते हैं और विधि उनका विधायन करते हैं। इसको प्रदत्त विधान या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो अब हम आते हैं साधारण विधेयक पे। साधारण विधेयक जो होता है वो कभी भी, ज़्यादातर विधायन जो होते हैं इसी आधार पे संपादन का होता है। ज़्यादातर विधायी प्रक्रियाएं या फिर कानून जो हैं इसी आधार पे बनाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला जो होता है प्रथम वाचन जिसको बोला जाता है, दूसरा जो होता है वो द्वितीय वाचन कहलाता है और तीसरा जो होता है वो तीसरा चरण जो होता है उसे तृतीय वाचन कहा जाता है। और इसके बाद तीसरे वाचन के बाद वो दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यानी लोकसभा में है तो वो लोकसभा से राज्यसभा को दिया जाता है और राज्यसभा उसमें फिर इन तीनों विधियों का पालन करते हुए उसको करते हैं। अब ये होता है चरणबद्ध तरीके से कैसे होता है, इसको जानने से पहले ये हमें समझना ज़रूरी है कि जो साधारण विधेयक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है सरकारी विधेयक बोला जाता है, जिसमें सरकार यानी कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद के लोग जिसको जो कार्य करते हैं, जो विधेयक बना करके इंट्रोड्यूस करते हैं संसद में, यानी सरकारें जो इंट्रोड्यूस करती हैं उसको सरकारी विधेयक बोला जाता है। जबकि जो संसद का कोई भी एक सदस्य उसको प्रस्तुत करता है वो एक नॉन गवर्नमेंट बिल बोला जाता है या गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। यानी संसद का कोई भी सदस्य ऐसे विधेयक को इंट्रोड्यूस संसद के पटल पे कर सकता है और विधायन की प्रक्रिया में आगे चल के अगर वो अनुमोदित हो जाता है तो वो बिल पास हो जाता है, जिसको गैर सरकारी विधेयक के रूप में बोला जाता है। अमूमन चूंकि बहुमत इसमें देखना होता है तो ज़्यादातर संख्या जो होती है सरकारी बिलों की ही होती है, विधेयकों की ही होती है, जो कि सरकार के द्वारा मंत्रियों के द्वारा या उनके संगठन मंत्रिपरिषद के लोगों के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद के पटल पे। और इसमें हाउस के लोगों का बहुमत देखना होता है, इसलिए उनको वो पास करा लेते हैं और इस प्रकार से उनकी प्रमुखता होती है। जबकि गैर सरकारी एक शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है संसद में, शुक्रवार के दिन ज़्यादातर गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसकी संख्या बहुत ही कम होती है और मुख्यतः उनका काम उस मुद्दों पे उनको ध्यान दिलाना होता है और उनका एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी हो सकता है कि वो एक उस मुद्दे को जो भी एक गैर सरकारी जो सांसद है वो उसको महत्वपूर्ण मानते हुए विधायन के लिए वो अग्रसर उसको करता है संसद के पटल पे विधायी प्रक्रियाओं के रूप में। तो गैर सरकारी हो या सरकारी विधेयक हो, दोनों ही विधेयक जो होते हैं वो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके लिए अ, 2 तरह से हो सकते हैं। पहले तो एक पूर्व अनुमति लेते हुए उसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उसका प्रथम वाचन किया जाता है। सामान्यतः इस पे कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन यदि वो गवर्नमेंट बिल है और उसको हो सकता है कि भारत सरकार उसके अपने गज़ट में उस चीज़ को वो प्रकाशित करती हो, तो प्रथम चरण उसको नहीं माना जाता है, प्रकाशन के साथ-साथ ही उसको पहला चरण मान लिया जाता है, क्योंकि मूलतः एक इसका मतलब संसद में इस बिल को यानी उस कानून जो भी बनना है उस विधेयक को लोगों के, संसद के सदस्यों को सामान्य जानकारी देना है और इसके साथ-साथ ही देश की जनता को एक सामान्य जानकारी देना है। इसका प्रथम चरण का आशय यही होता है। दूसरे चरण में विस्तृत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है, इसमें विस्तृत चर्चा होती है सदन में, चाहे वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा जहाँ पर भी वो प्रस्तुत किया जाता हो। और इसमें चर्चा के दौरान इसको विभिन्न समितियों को भी दिया जा सकता है, जिससे प्रवर समिति हो गई या संयुक्त समितियां हो गई, जिसमें इनको विभिन्न प्रकार की समितियों को बना करके जो उसके लिए
जो सदस्य इस उस क्षेत्र के ज़्यादा अनुभवी होते हैं या फिर उसको कानून के वो ज़्यादा जानकार होते हैं, उनको दे दिया जाता है पार्ट वाइज में, अलग-अलग खंडों में इस पे चर्चा की जाती है और इसी आधार पे इनमें बाद में वोटिंग भी कराई जा सकती है अलग-अलग खंडों के आधार पे संसद में कि इस खंड पे संसद की क्या सहमति बनती है और उसके दूसरे अगर कोई बड़ा विधेयक है तो उसके दूसरे पार्ट पे कैसी सहमति बनती है, जिससे एक संसद में उस सदन में एक सामान्य सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ-साथ ये पूरा घटनाक्रम जो होता है वो लोकसभा टीवी या फिर राज्यसभा टीवी के माध्यम से जनता भी इसे देखती है और जनता भी उसको देखती है और समझती है। मे बी इसको समाचार पत्रों में भी छपवाया जा सकता है और उस पे जनता की राय लेने के लिए भी उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दूसरा चरण होता है जिसमें लास्ट में मतदान की प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन खंडशः मतदान होता है। उस विधेयक के अलग-अलग पार्ट्स में मतदान कराया जाता है और इस आधार पे वो उस विधेयक का दूसरा चरण संपन्न होता है। तीसरे चरण में हम देखेंगे जो अनेक समितियों के रिजल्ट आने के बाद और उस पे मतदान और सारी चीज़ों के बाद तीसरे चरण पे मुख्यतः वो इसको सदन में स्वीकृति या अस्वीकृति का ही ये महत्व हो जाता है कि वो पास होता है या नहीं होता है और इस आधार पे अगर वो पास कर दिया जाता है तो वो विधेयक जो होगा वो अगले सदन में, अगर लोकसभा में पास होता है तो राज्यसभा में होता है तो वो लोकसभा में भेज दिया जाता है और फिर उस दूसरे सदन में भी उसकी कार्रवाई उसी प्रकार से होनी सुनिश्चित होती है। यानी पहला चरण, दूसरा इंट्रोड्यूस कराना, दूसरा चरण डिस्कशन कराना, तीसरा चरण जो है उस पे सहमति असहमति उसको पारित कराना होता है और इस आधार पे अगर वो पास हो जाता है दोनों ही सदनों में तो वो जो साधारण विधेयक है वो हमारे देश का अधिनियम बन जाता है, यानी कानून या लॉ बन जाता है। और यदि वो पास नहीं हो पाता है तो उसके दो तरह की सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि राज्यसभा उसको कुछ संशोधन के बाद उसको संशोधन कर दे या फिर लोकसभा कुछ संशोधन करते हुए उसको फिर दूसरे सदन में, मतलब एक सदन जो है दूसरे सदन में पास करके भेजा और दूसरा सदन उसमें कुछ चीज़ें ऐड किया, कुछ हटाया, कुछ बदल दिया और उसको मतलब संशोधन करते हुए फिर उस सदन में भेज देता है। फिर वो सदन उसको पास कर सकता है या फिर दोनों में असहमति भी बन सकती है या फिर दूसरा सदन 6 महीने के लिए उस पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है, उसको वो रोक देता है। तो इस आधार पे वो दोनों ही सदनों में असहमति बन जाती है और इस असहमति के बनने के कारण फिर एक संविधान में अलग प्रकार का प्रावधान है जिसमें दोनों ही सदनों की एक संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही लोग सदस्य बैठते हैं। इसको आहूत करने का काम राष्ट्रपति करता है। अगर देखता है कि वो दोनों कोई भी ऐसा साधारण विधेयक है जो कि एक सदन में पास हुआ, दूसरे में पास नहीं हुआ या फिर 6 महीने से ज़्यादा समय तक उसको पेंडिंग कर दिया गया है बिना किसी स्वीकृति या अस्वीकृति के, तो इस प्रकार के चीज़ें बन जाती हैं और फिर आर्टिकल 108 आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है जिसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा होता है और आहूत करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक जो साधारण एक बहुमत से सभी एक उस पे विस्तृत चर्चा होती है दो ज्वाइंट सेशन में और चर्चा के बाद मतदान करा लिया जाता है जिसमें एक सामान्य बहुमत के आधार पे उसको पास कराया जाता है। मतलब लोकसभा में जो लगभग हमेशा बहुमत होता है, राज्यसभा 250 अधिकतम संख्या, जबकि राज्यसभा जो है 550 के आसपास उनकी अधिकतम संख्या रहती है। तो हमेशा लोकसभा का डोमिनेंस इस सेशन में होता है और उनके अधिकता होने की वजह से और साथ में जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, कुछ राज्यसभा में उनके भी प्रतिनिधित्व होता है, तो वो सब मिला करके हमेशा लोकसभा जो होता है इस पे भारी पड़ती है या जिसकी सरकार होती है वो ज़्यादा भारी पड़ते हैं और वो पास करा ले जाते हैं। इस प्रकार से ज्वाइंट सेशन में हमेशा लोकसभा में जिसका बहुमत होता है वो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में भी हमेशा उनका बहुमत होता है और उनकी राय या उनका जो पक्ष है वो स्वीकार कर लिया जाता है और उस आधार पे वो कानून पास या अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा जो प्राविधान होता है वो धन विधेयक और वित्त विधेयक पे होता है। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक दोनों ही आपस में लगभग वित्तीय मामलों से इनका संबंध होता है। धन विधेयक हमारे संविधान में अनुच्छेद 110 में दिया गया है, जबकि वित्त विधेयक का प्रावधान
अनुच्छेद 117 आर्टिकल 117 के अंतर्गत दिया हुआ है ये सारे प्रावधान। धन विधेयक मूलतः एक प्रकार का वित्त विधेयक ही है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वित्त विधेयक जो होता है उसके एक प्रकार के रूप में धन विधेयक भी होता है। फिर दूसरा एक साधारण वित्त विधेयक जिसका प्रावधान 117(1) में किया गया है, जबकि कुछ अन्य दूसरे प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं जिसका प्रावधान अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत किया गया है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी पूर्व सूचना देनी होती है, अनुमति लेनी होती है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है। इस प्रकार से यह केवल और केवल धन विधेयक एवं जो वित्त विधेयक होते हैं, साधारण वित्त विधेयक होते हैं, वो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी ही होती है। वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों को ही लोकसभा के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि लोकसभा ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में होती है, और राज्यसभा को इसमें संशोधन के साथ या फिर सामान्य अर्थों में 14 दिन के अंतर्गत इसको पारित करना ही होता है। अगर 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा अगर इसे रख लेती है तो इसको अपने आप में पास माना जाता है। वित्त विधेयकों के अंतर्गत जो धन विधेयक होते हैं उसमें मूलतः जो भारत के संचित निधि से संबंधित, करारोपण से संबंधित, कितना कर लगाना है, कम करना है, अधिक करना है, या फिर विभिन्न ऋण लेना और उसके ऋण के विनिमय की बात हो या किस प्रकार से उसका दोहन किया जाएगा, किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाएगा, ये सारे मामले धन विधेयक के अंतर्गत होते हैं। धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक है। राज्यसभा उसको के अंतर्गत ये सीमित शक्तियां वित्त विधेयकों में ये होती हैं कि वो उसमें संशोधन कर सकता है, क्योंकि वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं। जो एक ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे धन विधेयक से संबंधित या उसके समान होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो उससे अलग होते हैं, और ये सब कुछ निर्णय करने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा के स्पीकर को होता है। इस प्रकार से धन विधेयक और वित्त विधेयकों में लोकसभा जो कि वो महत्वपूर्ण हो जाती है, और कैसे कितना कर लगाना है, विभिन्न प्रकार के वित्तीय मामले हैं, इन सब में कैसे खर्च होगा, ये सारा कुछ लोकसभा के अंतर्गत ही होता है। ऐसे ही बजट भी है वो लोकसभा के अंतर्गत ही पास होता है, और यह सब कुछ प्रभावी भूमिका में लोकसभा का जो निम्न यानी संसद का जो निम्न सदन है जिसको लोकसभा कहते हैं, वो प्रभावी भूमिका में इस प्रकार से आ जाता है। और राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित शक्तियां हो जाती हैं, और वो सीमित शक्तियों में उस पे एक सिर्फ सलाहकारी भूमिका में वो हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से लोकसभा जो होती है उसकी शक्तियाँ राज्यसभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो विधायन के ये दो तरीके होते हैं, जिसमें एक धन से संबंधित मामले हो गए और दूसरा जो होता है वो साधारण विधेयक से संबंधित मामले हो गए। इसके साथ साथ संविधान संशोधन विधेयक भी होता है, यानी संविधान के अंतर्गत जो संशोधन 368 के अंतर्गत जो किया जाता है कि संविधान के अंतर्गत संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स में किस प्रकार से संशोधन किया जाए, यह संविधान संशोधन विधेयक होता है, जिसकी प्रक्रिया भी कुछ उसकी अलग होती है 368 के थ्रू, यानी अनुच्छेद 368 जो हम एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, उसमें हम उसका वर्णन विस्तृत रूप से करेंगे। यानी संविधान संशोधन विधेयक भी एक प्रकार का ऐसा विधेयक है जो कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की फिर वही एक महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है, उसको पास करना उसमें होना आवश्यक हो जाता है। लेकिन वित्तीय मामलों में और धन के मामलों में, और जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कहीं साधारण विधेयक पे कहीं पर विरोध की स्थिति हो, प्रतिरोध की स्थिति हो जाए, लोकसभा उसे न मानना चाहे, तो उसमें लोकसभा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसके पास यथाशक्तियाँ इस प्रकार से संविधान के अंदर वर्णित कर दी गई हैं कि लोकसभा चाहे तो उस आधार पे वो सारे कानून जो है वो पास करा सकती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन के द्वारा। ये मूलतः हम संविधान के जो विधिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे सरकार के 3 स्वरूप होते हैं, हम ये जानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका का काम विधायन से संबंधित है, कानून बनाने से संबंधित है, उसका पालन कराना जो होता है वो कार्यपालिका करती है। ज़्यादातर हम इसमें देखते हैं कि सरकार का जो कार्य होता है वो कार्यपालिकी ही कार्य होता है, और इसके साथ साथ न्यायपालिका का कार्य
संविधान का संरक्षण विभिन्न कानूनों के आधार पे न्याय दिलाना, विभिन्न सरकार के अंगों के बीच में संविधान से संबंधित हो गया या नागरिक और राज्य से संबंधित किसी प्रकार के मामले होते हैं उसको वो न्याय करने का काम करते हैं। भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट है और फ्री है, जब यानी स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका यहाँ पे आपस में जुड़ी है, संसदीय व्यवस्था है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ऐसी प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो कि अमेरिका से पूर्णतः अलग है। और वहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का एक अलग अलग सिस्टम है, जिसको अध्यक्षीय शासन प्रणाली बोला जाता है, और जबकि हमारा संसदीय प्रणाली है, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इस प्रकार से विधायी प्रक्रियाएं जो होती हैं संसद के अंतर्गत पूर्ण होती हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण चरण होता है विधायन से संबंधित, जिसको हम बजट कह सकते हैं। बजट के अंतर्गत जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न बजटीय प्रावधान होते हैं। इसका एक अलग चैप्टर है, जिसको हम आगे देखेंगे। इस प्रकार से जो साधारण विधेयक होते हैं और धन विधेयक या वित्तीय विधेयक होते हैं, संविधान के अंतर्गत लोकसभा में और राज्यसभा में इस प्रकार से पास किए जाते हैं। इनकी ये प्रक्रिया होती है। शेष अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।